हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ आप सभी लोगों का साइंस फैकल्टी और सभी मेरे भाइयों का बहुत ही तहे दिल से आज की आपकी इस क्लास में स्वागत करता हूं। साइंस का महाअभ्यास में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, ये मैंने एक बैच स्टार्ट किया था जिसमें अपन एसएससी सीजीएल 2022 के जो बच्चे हैं और ग्रुप डी जिनका अभी पेपर चल रहा है डिफरेंट फेजेस में, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, जहां पे साइंस के कुछ बार बार आने वाले सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लगातार हम लोग रिवीजन कर रहे थे और उसी चीज को आज आगे कंटिन्यू करते हुए ये क्लास आज अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज है आपका पार्ट 6, ठीक है, जहां पे हम कुछ और इंपॉर्टेंट साइंस के यहाँ पे सवाल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या सारी चीजें आपको जाननी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑलिव बोर्ड का गणेश चतुर्थी ऑफर चल रहा है। ठीक है, और ये आपका जो गणेश चतुर्थी ऑफर है ये 2 सितंबर तक आपका चलने वाला है। फेस्टिवल ऑफ सक्सेस स्पेशल ये ऑफर है, जहां पे आपको सारे एसएससी और रेलवे के सब्सक्रिप्शन में दोगुनी वैलिडिटी मिलने वाली है। साथ में आपको 30% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा सारे सब्सक्रिप्शन में। सारी लाइव क्लासेस में कंसेप्ट वीडियोस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जीके के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर 500 से ज्यादा आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे। आपको कुछ नहीं ज्वाइन करना है, सुपर एलीट पैक जो ऑलिव बोर्ड का होता है उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं, चाहे एसएससी या एसएससी प्लस रेलवे सुपर एलीट पैक, आपको ऑलिव बोर्ड के ऐप में या oliveBoard.in वेबसाइट में मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर आप 6 मंथ का लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो 6 मंथ फ्री, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 ईयर आपको फ्री मिलेगा, प्लस एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे 30% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका 2 सितंबर तक खतरनाक ऑफर चल रहा है। तो जो बच्चे प्लान कर रहे हैं, जिनका आगे प्रिपरेशन है, 1-2 साल अभी तैयारी करोगे, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो बिगनर हैं, तो वो सुपर एलीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सारे जितने भी नए कोर्सेज आते रहेंगे ना, जितनी भी लाइव क्लासेस आती रहेंगी, सारी लाइव क्लासेस का एक्सेस आप सभी को मिलता रहेगा। ठीक है, वो सारी लाइव क्लासेस का एक्सेस आपके पास रहेगा। आप जब मन चाहें, जितना मन चाहें, उन सारी वीडियोस को आप वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को और बाकी सारी चीजें हम अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे, सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। एक एक चीज जो भी मैं बताऊंगा सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपको बस फोकस करना है और समझते हुए चलना है। ठीक है, साइंस बाई सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे आप मुझे पीडीएफ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे सारी इन क्लासेस की पीडीएफ्स मिलेंगी, तो आपको ज्वाइन करना है साइंस बाई सौरभ सर का टेलीग्राम ग्रुप। और ऑलीबोर्ड एसएससी ऑलीबोर्ड का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे आप ऑलीबोर्ड से कनेक्ट होने के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलीबोर्ड एसएससी आपको स्पेशली साइंस बाई सौरभ सर ग्रुप ज्वाइन करना है। आप यहाँ से मेरे से कोई डाउट पूछेंगे, वो डाउट भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा और आपको सारी क्लासेस की आपको पीडीएफ भी मिलेगी। एक और इन्फॉर्मेशन, सुबह 11 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलती है एसएससी सीजीएल के लिए, टीयर 1 के लिए। जो आपके बच्चे हैं, जो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हो, तो शानदार तरीके से अपन एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 की 11 AM मैथ्स की क्लास चला रहे हैं, तो आप ये क्लास भी जरूर ज्वाइन करा करो शाम के 4 बजे की साइंस की क्लास के अलावा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन। एक एक करके सारे सवाल अपन करते हुए चलेंगे। पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन के सामने ये रहा। ल्यूकोपेनिया इज एन ऑबनॉर्मल कंडीशन ऑफ, ल्यूकोपेनिया एक असामान्य अवस्था है, किस कारण से? क्या होता है ल्यूकोपेनिया? ठीक है, इंक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, सफेद रक्त कोशिकाओं में वृद्धि, डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं में कमी, इंक्रीज इन रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं में वृद्धि, या डिक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिकाओं में कमी। क्या होता है आपका ल्यूकोपेनिया? तो ल्यूकोपेनिया क्या होता है? डिक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल। क्या कहलाता है ये? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है इस सवाल का, डिक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल। यानी जब आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसीज की कमी होने लगती है। ठीक है, जब आपके बॉडी में डब्ल्यूबीसीज कमी होने लगती है, उस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकोपेनिया। ठीक है, और जब हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसीज बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया इसको बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों अलग है। ल्यूकोपेनिया मतलब डब्ल्यूबीसीज का कम होना, और ल्यूकेमिया मतलब होता है डब्ल्यूबीसीज का बढ़ना। और यही ल्यूकेमिया आपका ब्लड कैंसर भी कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लड कैंसर भी आपका कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि बॉडी में किसी चीज का कम होना और किसी चीज का ज्यादा होना, दोनों बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स अगर कम हो गए तो वो भी वो अबनॉर्मल कंडीशन है। आपका बॉडी जो है वो डिसीजेस से फाइट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो कंडीशन होती है ल्यूकोपेनिया की। अगर आपके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत बढ़ गए तो वहां पे ब्लड कैंसर होने का भी खतरा आपको होता है। ठीक है, चलिए तो ये था पहला सवाल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन रिजल्ट्स इन, थायामीन की कमी से क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ थायामीन रिजल्ट्स इन, पहला है ऑप्शन रिकेट्स,
बी ऑप्शन है पेलाग्रा, सी ऑप्शन है स्कर्वी और डी ऑप्शन है बेरी। कौन सा डिसीज होता है अगर थायामीन की कमी होती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये जानना भैया, थायामीन कौन सी विटामिन का आपका यहाँ पे केमिकल नेम होता है। तो जो आपको मैंने बताया है टीआरपी 126, एक मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी टीआरपी 126, जहां पे मैंने बोला था कि किसी टेलीविजन शो का टीआरपी जो है वो 126 है। यहां से 1 होता है विटामिन बी 1, ये होता है विटामिन बी 2, ये होता है विटामिन बी 6, टी से ये होता है थायामीन, क्या होता है टी से ये थायामीन होता है, आर से होता है राइबोफ्लेविन, आर से ये क्या होता है राइबोफ्लेविन, और पी से ये हुआ करता है पीरिडॉक्सिन, क्या होता है पी से पीरिडॉक्सिन आपका होता है। यानी कि अगर हम बात करें थायामीन की तो ये विटामिन बी 1 का केमिकल नेम है, और विटामिन बी 1 की कमी से बेरी डिसीज होती है, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी डिसीज होती है। रिकेट्स जो कि इन्फेंट्स में यानी नवजात शिशु में होती है बीमारी, ये विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। किससे होती है? विटामिन डी की कमी से। पेलाग्रा जो है ये विटामिन बी 3 की कमी से होती है, विटामिन बी 3 की कमी से आपकी पेलाग्रा डिसीज होती है, जिसे हम नियासिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं इसका केमिकल नेम। स्कर्वी जो रोग है वो विटामिन सी की कमी से हुआ करता है, विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। उसी तरह से विटामिन डी का अगर केमिकल नेम बात किया जाए तो इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी का केमिकल नेम हुआ करता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एक और याद रखिएगा, बॉयफ्रेंड नंबर 79, ये ट्रिक भी याद रखिए, बॉयफ्रेंड नंबर 79, ये विटामिन बी 7 और ये विटामिन बी 9 की केमिकल नेम की ट्रिक है। यहाँ पे जो बी होता है बॉयफ्रेंड नंबर 79 में, ये होता है बायोटिन, और एफ होता है फोलिक एसिड या फोलेट। क्या कहते हैं इसे? फोलिक एसिड कहते हैं या फोलेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन बी 9 का केमिकल नेम होता है। तो आपको केमिकल नेम याद रखने हैं, और इनके जो शॉर्ट तरीके हैं, जिन तरीकों से मैं बता रहा हूं कैसे याद रखने हैं, ये सारी बातें आपको यहाँ पे याद रखनी होंगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लिटिल लीफ डिसीज डेवलप्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, लिटिल लीफ डिसीज छोटी पत्ती रोग किसकी कमी के कारण विकसित होता है? कॉपर की कमी के कारण, सोडियम या जिंक या मॉलिबेडनम। लिटिल लीफ डिसीज मान लीजिए क्या होता है ना पौधों में, ये क्या होता है आपका प्लांट डिसीज है। पहली बात तो प्लांट डिसीज है, जिसमें क्या होता है मान लीजिए किसी भी प्लांट के जो अब पत्तियां हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, तो पत्तियां फिर छोटी छोटी होने लगती हैं, है ना, ऐसा लगता है कि उनको कोई रोग हो गया है, उनको कोई डिसीज हो गया है, और वो पत्तियां आपकी छोटी छोटी हो जाती हैं। वही आपका कहलाता है लिटिल लीफ डिसीज, वही चीज आपकी क्या कहलाती है? लिटिल लीफ डिसीज। और ये किसकी कमी से होती है? जिंक की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? ये जिंक की कमी से आपकी लिटिल लीफ डिसीज हुआ करती है। ठीक है, चलिए अगला चीज है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, उपग्रह की समय अवधि निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है? ठीक है, उपग्रह की समय अवधि मतलब कि उपग्रह क्या होता है, जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट आपकी रिवॉल्व करती हैं, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल। ठीक है, मान लीजिए अर्थ के सेंटर से वो आर डिस्टेंस की दूरी पर कोई आपकी सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर क्या कर रही है? उसका चक्कर काट रही है। तो जो उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है मतलब जितना भी वो टाइम लगा रही है अर्थ के चारों ओर चक्कर काटने में, वो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आपका किस चीज पे डिपेंड नहीं किया करता है? ये मान लीजिए कोई ऑर्बिट है जिसमें कि आपकी यहाँ पे एक सैटेलाइट है, वो क्या कर रही है? अर्थ के चारों ओर चक्कर काट रही है। तो रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या इस पे निर्भर करती है। हाइट ऑफ द सैटेलाइट बिल्कुल उस पे डिपेंड करती है। मास ऑफ द सैटेलाइट इस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं किया करता है। ठीक है, मास पे ये आपका डिपेंड नहीं करता, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, वी ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना, वी मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है किसी सैटेलाइट की, अंडर रूट जीएम अपॉन आर होता है। अंडर रूट जीएम अपॉन आर होता है, मतलब वो किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए, है ना, किसी भी ऑर्बिट में उसको अर्थ के चारों तरफ रोटेट करने के लिए एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, और वो मिनिमम वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड होती है वो कहलाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जीएम अपॉन आर। यहाँ पे m जो होता है ये आपका सैटेलाइट का मास नहीं, ये मास ऑफ अर्थ होता है। ठीक है, तो ये आपका मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है। ठीक है, r क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये होता है। क्लियर है?
तो ये सेंटर ऑफ अर्थ से आपका जो डिस्टेंस है वो होता है जी, होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता है उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। Which of the following metal is the key component of vitamin B12? Which of the following metal is the key component of vitamin B12? यानी विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो पहली बात है विटामिन B12 की अगर बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, साइनोकोबालामिन। क्या होता है? साइनोकोबालामिन। ये होता है केमिकल नेम किसका? विटामिन B12 का। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक आपको वर्ड छुपा मिलेगा, कोबाला। कोबाला क्या होता है? कोबाल्ट। यहां से आप याद रख सकते हो कि इसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट मेटल पाया जाता है। साथ में आपका नाइट्रोजन भी होता है, सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में नाइट्रोजन भी होता है। तो यहाँ पे कौन सा मेटल यहाँ पे होगा? कौन सा मेटल आपका मेन कंपोनेंट हो जाएगा, की कंपोनेंट होगा विटामिन B12 का? कोबाल्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ कार्टिलेजिनस फ्लैप दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वॉलोइंग? कार्टिलेजिनस फ्लैप का क्या नाम है जो निगलने के दौरान भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है? जो भोजन है वो ग्रास नली में जाता है, फूड पाइप में जाता है, आपका विंड पाइप में नहीं जाता। तो वहां पे एक प्रकार का कैप लगा हुआ है और वो कैप क्या करता है? आपके उस फूड को रोकता है। जैसे ये देखिए, ये वाला क्या हो गया? ये वाला जो मैं ब्लैक से बना रहा हूं ये कहलाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस यानी फूड पाइप। और इसके बाद ये देखिए साइड में, ये जो आपका साइड में यहाँ पे आ रहा है, ये साइड वाला पार्ट क्या कहलाता है? आपका विंड पाइप कहलाता है। ये वाला साइड वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है? विंड पाइप कहलाता है। ठीक है, ये है आपका विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप। तो यहाँ पे ये विंड पाइप है, तो यहाँ पे एक आपका ढक्कन लगा होता है, ये देख पा रहे हैं, ये आपका कार्टिलेजिनस फ्लैप। ये आपका देखिए, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है, एक प्रकार का ढक्कन है जो फूड को कहाँ भेज रहा है? फूड को आपके जो है फूड पाइप में भेज रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है विंड पाइप में जाने से। तो उस ढक्कन को, उस कैप को एपिग्लॉटिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस कैप को? एपिग्लॉटिस कहा जाता है, कंठ छद कहा जाता है, जो कि आपके खाने को फूड पाइप में जाने से रोकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा सवाल का? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इस सवाल में। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स अ पिगमेंट कॉल्ड लूसीफेरिन इज फाउंड? चलिए, तो निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक कंपाउंड पाया जाता है? तो ये शायद कल का सवाल है, ये फायर फ्लाई जुगनू में पाया जाता है। माफ करिएगा, ये क्वेश्चन एक यहाँ पे रिपीट हो गया है। ठीक है, ये आपका फायर फ्लाई में पाया जाता है। ठीक है, तो लूसीफेरिन जो आपका होता है, लूसीफेरिन एक एंजाइम होता है। क्या होता है? ये एक प्रकार का एंजाइम है जिसका ऑक्सीडेशन होता है जब। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा, एक प्रकार का एंजाइम है, जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये लाइट प्रोड्यूस करता है ना? और लाइट आपका फिर जला करती है जुगनू में। तो आंसर क्या हो जाएगा? जुगनू, फायर फ्लाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। When our muscle cells lacks oxygen during energy production, the six carbon molecule is converted into how many carbon molecule? जब ऊर्जा उत्पादन के दौरान हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? यानी कि क्या बोल रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है। लैक ऑक्सीजन है ना, जब यहाँ पे सेल के पास ऑक्सीजन नहीं होता, यानी कि ऑक्सीजन आपका क्या है? एब्सेंट है। और जब ऑक्सीजन एब्सेंट होता है यानी ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। तो बोलता है कि जब आपका ग्लूकोज है जो C6H12O6, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ना, जो आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, तो एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान ये कितने कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है? कितने कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है? ये क्या है आपका? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज क्या होता है? ये फूड मटेरियल होता है। क्या होता है? ये हमारे सेल के लिए ये फूड का काम करता है, हमारे सेल का फूड होता है। ठीक है, अच्छा, जब इसके बाद आपका ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, उसके बाद ये पाइरुविक एसिड में टूटता है और इसके बाद उसमें एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो अगर यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन आपकी एब्सेंट है, उस कंडीशन में ग्लूकोज आपका या तो लैक्टिक एसिड C3H3O3, या तो आपका ये CH3CH2OH, ठीक है, इथेनॉल में या आपका लैक्टिक एसिड में टूटा करता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? यही आपका वो 3 कार्बन कंपाउंड है, यही आपका वो 3 कार्बन कंपाउंड है, लैक्टिक एसिड में टूटता है। ठीक है, तो यहां पे याद रखेंगे लैक्टिक एसिड आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी के लिए ग्लूको आप
कभी कई कई बार आपका इथेनॉल भी बनता है, तो इथेनॉल अभी छोड़ दें, अभी 3 कार्बन कंपाउंड बोला है तो लैक्टिक एसिड पे ध्यान देंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में वाटर, और साथ में 2 एटीपी ऑफ एनर्जी बना करती है ना, 2 एटीपी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन यहाँ पे होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में सेल के अंदर, यानी बहुत ज्यादा कम एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है बनता है, यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी कि लैक्टिक एसिड आपका बना करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है, जब ग्लूकोज का विघटन होता है, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ऑक्सीजन की एब्सेंट जब होती है हमारी सेल में, ठीक है। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और ढेर सारी एनर्जी बनती है, 36 एटीपी ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। अगला सवाल है, जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज किस तत्व ने मदद करी? विच एलिमेंट हेल्प्ड जेम्स चैडविक टू डिस्कवर न्यूट्रॉन? जेम्स चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज में किस तत्व ने मदद करी? जेम्स चैडविक नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। कब करी थी इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज? इन्होंने करी थी 1932 में। ये भी याद रखना है, न्यूट्रॉन डिस्कवरी है ना, न्यूट्रॉन डिस्कवरी 1932 में हुई थी। और इन्होंने जो मदद लिया था वो बेरिलियम एटम का लिया था, ठीक है, बेरिलियम एटम की मदद से इन्होंने डिस्कवरी करी थी न्यूट्रॉन एलिमेंट की, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बेरिलियम। What is the sweetness value of aspartame in comparison to cane sugar? गन्ना चीनी की तुलना में एस्पार्टेम का मिठास मूल्य कितना होता है? जो एस्पार्टेम है ये आपका एक प्रकार का आर्टिफिशियल शुगर है। एस्पार्टेम क्या है? ये आर्टिफिशियल शुगर है, आर्टिफिशियल शुगर है। इसको बनाया गया है लैब में, है ना, इसको बनाया गया है लैब में ताकि शुगर का कम कंजम्पशन हो सके। इसका जो स्वीटनेस है वो आपका केन शुगर के स्वीटनेस से कहीं ज्यादा है, ताकि कम मात्रा में इसका इस्तेमाल हो और ज्यादा स्वीट चीजें बन पाएं, ठीक है। इस तरह से इसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया। तो जो आपका एस्पार्टेम है ना, ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल शुगर है और ये आपका 100 टाइम्स मीठा है, 100 टाइम्स मीठा है किससे? केन शुगर से, ठीक है। ये आपका 100 टाइम्स मीठा है हमारे केन शुगर से। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, एस्पार्टेम 100 टाइम्स मीठा होता है केन शुगर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हु गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने, बॉयल ने, लेवोजायर ने या बेर्जेलियस ने? है ना, कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये दिया था लेवोजायर ने, एंटोनी वॉन लेवोजायर। इनका पूरा नाम क्या है? एंटोनी, एंटोनी वॉन आपका लेवोजायर, है ना, एंटोनी वॉन लेवोजायर नाम के साइंटिस्ट हैं। इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया। जो डाल्टन थे, इन्होंने आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिया था। इन्होंने आपका क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत इन्होंने दिया था। इन्होंने परमाणु सिद्धांत अपना दिया था, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दी थी। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। गाइज ये सारे सवाल जो मैं करा रहा हूं ना, सारे सवाल आपके बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको प्लीज ध्यान से रखिएगा, बहुत ज्यादा यहीं से लगातार आपके पेपर में आपको सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इन सारी क्लासेस की पीडीएफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। साइंस बाई सौरभ सर का टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है, तभी आपको इन सारी क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी। और आप ज्वाइन इसे कर लो ताकि आपको कभी भी कोई डाउट रहा करे, आप डायरेक्ट मेरे से पूछ लो, मैं सारे आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा, है ना। चलिए अगला सवाल, विच टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म कैंडल? मोमबत्ती बनाने के लिए कौन से दो तत्व संयुक्त होते हैं? ठीक है, मोमबत्ती, मोमबत्ती किससे बना होता है ये आपको बताना है। तो जो मोमबत्ती बना होता है ये आपको सबको पता है, पैराफिन वैक्स होता है मोमबत्ती में। मोमबत्ती में क्या होता है? पैराफिन वैक्स, लेकिन इसमें साथ में आपका जो है स्टेयरिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में, जो आपका पेपर में सवाल आएंगे ना, वो आपके डे टू डे लाइफ, जो आपका डे टू डे लाइफ आपके सराउंडिंग में जो केमिस्ट्री चल रही है, जो बायोलॉजी चल रही है, जो फिजिक्स के फेनोमेना चल रहे हैं, आप जो अपने आसपास चीजें देखते हैं होते हुए, उन्हीं से संबंधित पेपर में भी सवाल आते हैं, है ना। लगभग लगभग उन्हीं से रिलेटेड हमेशा पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पढ़ना भी उसी तरह से है। जैसे मोमबत्ती बोला तो आपने देखा होगा, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, कैंडल जलाते हैं, रात के अंधेरा जब हो जाता है, लाइट चली जाती है तो हम कैंडल जलाते हैं। तो वहां पे हम जो मोमबत्ती इस्तेमाल करते हैं ये पैराफिन वैक्स और स्टीयरिक एसिड या स्टीयरिक अम्ल से बना होता है। तो ये बात भी याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इस सवाल का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड? ठीक है, तापमान में वृद्धि का ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया
तो आपका स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर आपने टेम्परेचर घटाया तो साउंड की स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यानी कि जो आपका स्पीड ऑफ साउंड है, जो आपका स्पीड ऑफ साउंड होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है, तापमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हुआ करता है, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है, यहां तक सारी बातें क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ZnSO4.7H2O is the chemical formula of which substance? ZnSO4.7H2O किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र होता है? ZnSO4.7H2O, तो ये आपका ग्रीन विट्रियॉल है, व्हाइट विट्रियॉल है, ब्लीचिंग पाउडर है, या ब्लू विट्रियॉल है, क्या होता है? तो ये आपका व्हाइट विट्रियॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? सफेद विट्रियॉल या व्हाइट विट्रियॉल। ग्रीन विट्रियॉल हम आयरन सल्फेट को कहते हैं। किसको कहते हैं? FeSO4.7H2O, ये आपका कहलाता है ग्रीन विट्रियॉल। और यहाँ पे गाइज ये एक बात याद रखना है, जो ये 0.7H2O लिखा होता है ना, हर जगह पे देखते हो 10H2O, 2H2O ऐसे लिख देता है, तो ये कहलाता है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाता है? क्रिस्टलीकरण का जल, क्रिस्टलीकरण का पानी, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, जो कि आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये आपका कहलाता है। आपसे पूछेगा ग्रीन विट्रियॉल में, या FeSO4 में, फेरस सल्फेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं? 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। उसी तरह विरंजन चूर्ण, ये ब्लीचिंग पाउडर, ये होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, CaOCl का होल ट्वाइस, है ना, ये कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका आपका दूसरा नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ये इसका केमिकल नेम हो गया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका नाम होता है। उसी तरह से ब्लू विट्रियॉल जो होता है, ब्लू विट्रियॉल होता है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण का जल 7 होता है। 7H2O वाटर मॉलिक्यूल्स एक कॉपर सल्फेट से जुड़े होते हैं, है ना, 7H2O वाटर मॉलिक्यूल एक कॉपर सल्फेट से आपके जुड़े होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगले सवाल में चलें। बहुत ही बढ़िया, अगला सवाल है, यहां पे देखेंगे ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन संवहनी पौधा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट्स? मॉसेस, साइकाड्स, फर्न्स या कैल्प्स? तो सबसे ज्यादा जो आपके प्रिमिटिव हैं संवहनी पौधे, यानी कि जिनके पास क्या है, कंडक्शन टिश्यूज है, वो कहलाते हैं फर्न, है ना। संवहनी वास्कुलर प्लांट, वास्कुलर प्लांट का क्या मतलब होता है, ये आपको समझना है। वास्कुलर प्लांट्स का मतलब होता है जिनके पास वास्कुलर वंडल हो, यानी कि इनके पास क्या हो, संवहनी ऊतक मौजूद हो, यानी कि कंडक्शन टिश्यूज प्रेजेंट हो। अगर आपके पास कंडक्शन टिश्यूज यानी संवहनी ऊतक मौजूद हैं, तो आप कहोगे वास्कुलर प्लांट है। वास्कुलर प्लांट मतलब जाइलम हो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फ्लोएम हो फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब पौधे के अलग अलग भाग में वाटर भी पहुंचे और आपका फूड भी पहुंचे और स्टोर भी हो सके, है ना, जाइलम और फ्लोएम की मदद से वो स्टोर भी हो सके, वो कहलाता है कंडक्शन टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम। और ये फर्न में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये किस में आता है? ये टेरिडोफाइट्स में आते हैं। किस में आते हैं? ये टेरिडोफाइट्स पौधे में आते हैं। प्लांट के 3 आपका जो है प्रकार, जो कि सीडलेस प्लांट्स होते हैं, टेरिडोफाइट, ये किस में आता है? टेरिडोफाइटा में आता है, टेरिडोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स प्लांट कहलाते हैं आपके फर्न, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द टॉप पार्ट ऑफ पिस्टिल इन अ फ्लावर कॉल्ड? पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है। स्टिग्मा, ओव्यूल, एंथर या स्टेमन, क्या बोला जाता है? तो जो आपका फ्लावर में टॉप वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं वतिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। क्या कहते हैं हम उसको? वतिकाग्र यानी स्टिग्मा कहा करते हैं। जैसे अगर आप देखो यहाँ पे, ये देखो फ्लावर एनाटॉमी, आपके सामने एक यहाँ पे फिगर है। यहाँ पे जो ये बीच में ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये वाला फीमेल वाला पार्ट होता है फ्लावर का, ये वाला बीच वाला पार्ट फीमेल पार्ट होता है। और जो ये आपका पार्ट है स्टेमन, ये आपका मेल पार्ट होता है। ये क्या होता है? मेल पार्ट, जो आपको येलो कलर में ग्रीन डंडी दिख रही है वो मेल पार्ट होता है, और ये वाला आपका फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का। और इस फीमेल पार्ट में मेरे भाई, जो ये आपका अपर पोर्शन होता है, जो ये आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है ना, ये स्टिग्मा कहलाता है, जिसे वतिकाग्र कहते हैं। इसके बाद जो आप ये देख पा रहे हो, ये आप देख रहे हो सुराही, गर्दन की तरह, नेक की तरह, ये कहलाता है स्टाइल। और ये जो नीचे मटकी बन रही है, ये जो नीचे मटकी बन रही है, इसे हम कहते हैं ओवरी, इसे हम कहते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे दाने हैं, ये आपके ओव्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके बीजांड कहलाते हैं। बीजांड यानी
ओव्यूल्स इन्हें हम कहते हैं, बीजांड कहलाते हैं या ओव्यूल। स्टिग्मा को वतिकाग्र, स्टाइल को वर्तिका कहते हैं, ओवरी को क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं, ठीक है। और उसी तरह मेल पार्ट में ये वाला पार्ट, ऊपर वाला जो येलो वाला पार्ट है एंथर है, उसमें छोटे छोटे ये दाने हैं, ये क्या है आपके जैसे ह्यूमन में स्पर्म होता है उसी तरह से ये आपके मेल गैमीट्स हैं फ्लावर के, जिन्हें हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या कहते हैं इनको, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात याद रखिएगा, यानी कि पराग कण, पॉलन ग्रेन यानी कि पराग कण इनको कहा जाता है, पराग कण, ठीक है। पॉलन ग्रेन यानी पराग कण इन्हें कहा जाता है, ठीक है। परागकण, पॉलन ग्रेन्स इनको कहा जाता है, ठीक है। और ये एंथर होता है, एंथर यानी कि पराग कोश जिसे कहते हैं, एंथर यानी कि पराग कोश जिसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, यहां तक क्लियर है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, विल्टिंग ऑफ प्लांट्स अकर ड्यू टू एक्सेसिव, पौधों का मुरझाना किसकी अधिकता के कारण होता है। क्या ऐसा होता है कि आपका जो प्लांट है वो क्या होने लगते हैं, मुरझाने लग जाते हैं, ठीक है। आपको ये बताने, पौधों का मुरझाना किसकी अधिकता के कारण होता है। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपीरेशन, रेस्पिरेशन या ग्यूटेशन की प्रक्रिया। तो ये होता है आपका ट्रांसपीरेशन की कंडीशन के कारण, है ना। जब एक्सेसिव वाटर लॉस होता है वो कंडीशन होती है ट्रांसपीरेशन की, एक्सेसिव वाटर लॉस होता है इस कंडीशन में, तो पौधा आपका क्या होने लगता है, विल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पौधा मुरझाना शुरू कर देता है, ठीक है। वो तुरंत से मुरझाने लग जाता है, क्योंकि देखो ट्रांसपीरेशन मतलब जब बहुत ज्यादा हीट है, सन है, तो वाटर लॉस जो है प्लांट का, वो वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है, और जो वाटर उसको मिल रहा है उसके रूट्स से, मान लीजिए कि जो आपका जमीन है, जो आपका सॉइल है, वो आपकी क्या है, उसमें वाटर कम है, प्लांट जो है अपने रूट से वाटर कम अब्सॉर्ब कर रहा, लेकिन वाटर का ट्रांसपीरेशन ज्यादा हो रहा, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, एक्सेसिव वाटर लॉस हो रहा है इवापोरेशन से, हर तरह की प्रोसेस से, तो पौधा आपका मुरझाने लगेगा। वही कहलाता है विल्टिंग ऑफ प्लांट, जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया। अगला सवाल है, हु इज नोन एज फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो टिश्यू कल्चर के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं, हर्बर्ट लैंड को जानते हैं। किसको जानते हैं, हर्बर्ट लैंड को हम जानते हैं टिश्यू कल्चर के फादर ऑफ टिश्यू कल्चर के रूप में। याद रखिएगा, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर के रूप में हर्बर्ट लैंड नाम के साइंटिस्ट जाने जाते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, पराग कण पाए जाते हैं। अभी अभी मैंने बताया पॉलन ग्रेन किस में पाए जाते हैं, तो ये पराग कोश में, एंथर में पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने मेल वाला पार्ट बताया था ना, कि इस तरह से आपका मेल वाला पार्ट होता है प्लांट में, तो ये वाला है मेल पार्ट, है ना, मेल पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहा करते हैं, स्टेमन, है ना, स्टेमन कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये जो वाला पार्ट है ये कहलाता है फिलामेंट, नीचे डंडी जो होती है मेल वाले पार्ट में, फ्लावर के मेल वाले पार्ट में, इसे कहते हैं फिलामेंट यानी कि तंतु कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला कोश है, ये वाला पराग कोश कहलाता है, यानी कि आपका पराग कोश यानी एंथर कहलाता है, ठीक है, एंथर। और उसके अंदर आपके छोटे छोटे क्या होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे मेल गैमीट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, यानी कि पराग कण कहा करते हैं, पराग कण इनको कहा जाता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स हम इन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये मेल वाला, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो फ्लावर का, वो आपका कहलाता है, ठीक है। चलिए, इसी को एंड्रोसियम भी कहा जाता है, इनके ग्रुप को एंड्रोसियम भी कहा जाता है, स्टेमन के अलावा इसको कई जगह पे आपको एंड्रोसियम लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये भी याद रखिएगा, एंड्रोसियम भी इसे कहा जाता है। द टेस्ट ऑफ फॉर डायग्नोसिंग टीबी इज, टीबी के निदान के लिए परीक्षण कौन सा है, पैप स्मीयर टेस्ट, एलिसा टेस्ट, डीएनए टेस्ट या मेंटॉक्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट आपका होता है टीबी के डायग्नोसिस के लिए, तो टीबी के डायग्नोसिस के लिए आपका मेंटॉक्स टेस्ट हुआ जाता है। जब आपको ये पता करना है कि टीबी है किसी भी व्यक्ति को कि नहीं, तो यहाँ पे आपका मेंटॉक टेस्ट आपका होता है। ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, किससे होता है, जीवाणु से आपका होने वाला रोग है, यानी कि एक प्रकार की मेरे भाई ये बैक्टीरियल डिसीज होती है, ठीक है, याद रखेंगे। देखो हर सवाल में क्वेश्चन मत गिना करो, जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं ना, इन सारे सवाल का आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखा करिए, ठीक है, कि मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको सारे क्वेश्चंस में कितनी दे रहा हूं। ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं वो सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे पैप स्मीयर टेस्ट हो गया, पैप स्मीयर टेस्ट मेरे भाई ये आपका किसके लिए होता है, पैप स्मीयर टेस्ट, तो ये जो होता है ये आपका सर्विकल कैंसर के लिए होता है। किसका होता है, सर्विकल कैंसर का यहाँ पे निदान के लिए होता है। उसी तरह एलिसा टेस्ट, ये तो सबको पता है, एड्स के लिए होता है।
एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है। और एड्स क्या है, वायरस से होने वाला रोग है, ये वायरल डिसीज है ना, वायरल डिसीज है, जिसके वायरस का नाम क्या होता है, वायरस का नाम है HIV वायरस। ठीक है, तो यहाँ पे वायरल डिसीज है एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम फुल फॉर्म होता है एड्स का, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसके लिए एलिसा टेस्ट हुआ करता है। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन में हम लोग कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अपना कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, तो मुझे लगता है यहां तक सबको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगला सवाल है, हांसेंस डिसीज इज ऑल्सो नोन एज, हांसेंस रोग किस रूप में, हांसेंस रोग को किस रूप में जाना जाता है, हांसेंस डिसीज, हांसेंस डिसीज को पहले कुष्ठ रोग बोला करते थे, क्या कहते हैं, लेपरेसी बोला करते थे, कुष्ठ रोग हुआ करता था, जो कि एक उम्र के बाद होता है। ठीक है, एक एज के बाद हुआ करता है ये रोग, लेपरेसी कुष्ठ रोग। ठीक है, जिसमें जोड़ों में अत्यधिक दर्द होता है लोगों को, तो ये हांसेंस डिसीज कहलाती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कई बार ये आपका पूछा गया है ना। हांसेंस डिसीज, लेप्रेसी को हांसेंस डिसीज कहा जाता है, हांसेंस डिसीज। क्लियर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वायरस, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वायरस कौन सा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वायरस आपका कौन सा होता है, मेगा वायरस चिलेंसिस, अर्बो वायरस, हर्पिस वायरस, मम्प्स वायरस, कौन सा वायरस सबसे बड़ा होता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, मेगा वायरस चिलेंसिस, मेगा वायरस चिलेंसिस ये आपका आपका लार्जेस्ट वायरस है, सबसे बड़ा ये आपका विषाणु होता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर है, सबसे बड़ा आपका विषाणु आपका ये हुआ करता है ना, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, चलो ठीक है, अगला सवाल, येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाई, पीला ज्वर किसके द्वारा फैलता है, पीला ज्वर किसके द्वारा फैलता है, येलो फीवर। तो पहली चीज है ना, ऐसी कंडीशन में आपको येलो फीवर जानना पड़ेगा कि पहली बार येलो फीवर क्या होता है। तो जो आपका येलो फीवर डिसीज है, जो आपका यहाँ पे येलो फीवर डिसीज होता है, सॉरी गाइस, जो आपका यहाँ पे येलो फीवर डिसीज है, ये क्या होता है, येलो फीवर आपका टाइफाइड को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, टाइफाइड डिसीज को बोला करते हैं, टाइफाइड, है ना, टाइफाइड। है ना, और ये क्या होता है, एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो से होता है, एडीज मच्छर से होता है टाइफाइड डिसीज। ठीक है, सॉरी डेंगू बोलते हैं, माफ करिएगा, डेंगू बोलते हैं येलो फीवर को, है ना, डेंगू बोलते हैं, डेंगू। और ये आपका किससे होता है, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज, है ना, नहीं, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आपका कंफ्यूज कर रहा है, एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो से तो डेंगू फीवर होता है ना, येलो फीवर, एक सेकेंड इसको कंफर्म कर लेते हैं जल्दी से, मेरे को एक टाइम दीजिएगा, इससे अच्छा कि गलत बताओ, थोड़ा सा कंफर्म कर लो, है ना, जस्ट अ सेकेंड गाइस। है ना, बिल्कुल बिल्कुल मैं सही बोल रहा था, डेंगू को कहते हैं ना, सॉरी। तो यहाँ पे आपका सही है, मैं सही बता रहा था आपको। ठीक है, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया टाइफाइड और डेंगू में, कभी कभी इंसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, डेंगू बोलते हैं ना, डेंगू, येलो फीवर को क्या बोलते हैं, डेंगू। और डेंगू जो है ये आपका क्या होता है, वायरस से होने वाला डिसीज है ना, डेंगू वायरस, वायरस से होने वाला डिसीज है। और ये फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो के काटने से फैलता है। ठीक है, ये कौन कैसा मच्छर होता है, फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्क्यूटो, फीमेल एडीज इजिप्टी, फीमेल एडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से आपका डेंगू हुआ करता है। और डेंगू को मेरे भाई एक और चीज याद रखिएगा, डेंगू को येलो फीवर तो कहते ही हैं, साथ में इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर भी इसको कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार भी डेंगू को कहा जाता है। क्लियर है, चलिए तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा, हाँ, एक और चीज है, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो जो होता है ना, इससे मलेरिया होता है। ठीक है, फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो से आपका क्या होता है, मलेरिया यहाँ पे हुआ करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
लास्ट सवाल आज का, द टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन द ह्यूमन लंग्स इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड। मानव फेफड़े में मौजूद एल्वियोलाई की कुल संख्या लगभग कितनी होने का अनुमान होता है। ठीक है, जो एल्वियोलाइज होते हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे आपको पता है ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ऐसे हमारी कुछ ह्यूमन बॉडी ऐसे रहती है, ठीक है, आपके हैंड्स हो गए, ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक है, ये स्टर्नम वाली बोन होती है ऐसे, ठीक है, और ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, ह्यूमन बॉडी में लंग्स होता है। तो ह्यूमन बॉडी में लंग्स है, ये सबको आपको पता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, ब्रोंकाई होता है, यहाँ पे क्या होता है, ब्रोंकाई, और फिर ब्रोंकाई क्या होता है आपका, अलग अलग ब्रोंकियोल्स में टूट जाता है, कई सारे वहां पे क्या बन जाते हैं आपके, इस तरह से ब्रोंकियोल्स आगे बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ब्रोंकाई है, आगे ब्रोंकियोल्स, और इनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे एयर सैक्स आपके अटैच्ड होते हैं, ठीक है, जिनमें एयर फिल हुआ करती है, ठीक है। कई जो आपके ब्रोंकियोल्स होते हैं, मोस्ट न्यूमरस ट्यूब्स आपकी क्या होती हैं, ब्रोंकियोल्स होती हैं। तो उनमें क्या हुआ करता है, उन ब्रोंकियोल्स में आपका क्या होता है, सॉरी इसको बना लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, है ना, अलग अलग मान लीजिए खूब सारी ब्रांचेस हैं, और इसमें छोटे छोटे एयर सैक्स आपके क्या हैं, अटैच्ड हैं, ठीक है, जिनमें एयर भरती है। यही आपके क्या कहलाते हैं, यही आपके कहलाते हैं एल्वियोलाई, यही आपके क्या कहलाते हैं, एल्वियोलाई कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हीं में एयर भरती है, और ये लगभग ऑन एन एवरेज 500 मिलियन होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। इनकी जो टोटल नंबर होता है ये 500 मिलियन के अराउंड होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, विंड पाइप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, ये सारी चीजें भी याद होनी चाहिए, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैकिया इसको बोलते हैं। ये आपका यहाँ पे फिर जैसे यहाँ पे गए तो ये क्या हो जाता है आपका, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद वो मोस्ट न्यूमरस ट्यूब्स ब्रोंकियोल्स कहलाता है, एल्वियोलाई सब किसका है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। चलो तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास, सारी चीजें। गाइज एक और चीज है, गणेश चतुर्थी स्पेशल आपका ऑफर चल रहा है, ठीक है, ये फेस्टिवल स्पेशल ऑफर है, फेस्टिवल ऑफ सक्सेस है। गणपति बप्पा आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाएं, और आगे आने वाले कुछ समय में जितने भी आपके एग्जाम है सारे एग्जाम क्लियर हो जाएं फटाफट, ऐसी मेरी भगवान से कामना है। और ये ऑफर आपका 2 सितंबर को खत्म होगा, ठीक है। तो 2 सितंबर तक आपके पास अच्छा मौका है, ऑली बोर्ड का एलीट सब्सक्रिप्शन या आप सुपर एलीट सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करिए। एलीट में आपको सारे मॉक्स मिलते हैं, सुपर एलीट में सारे लाइव क्लासेस आपको मिल जाती हैं, ठीक है, सारी लाइव क्लासेस, और आपको मॉक्स यहाँ पे मिलते हैं सुपर एलीट में। आप अपनी तैयारी को नई उड़ान दे सकते हैं, डबल वैलिडिटी यानी 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 6 मंथ, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेने पे 1 ईयर की आपको वैलिडिटी यहाँ पे मिलती है। साथ में 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस ऑफर में मिलेगा। कोड आपको यूज करना है सौरभ, ठीक है, आपको जब कोड लगाना है वहां पे सौरभ कोड लगाना है, सारे एसएससी रेलवे सब्सक्रिप्शन में ढेर सारा चीज। अगर आप सुपर एलीट ज्वाइन करते हैं, सुपर एलीट एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है कि जितने टाइम तक के लिए आपके पास ये सब्सक्रिप्शन रहेगा, तो बात मानिए उस टाइम तक ना ही आपको कुछ भी किसी भी तरह का और कोर्स का एक्सेस लेना चाहिए। जितने भी नए कोर्स आते जाएंगे सारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता जाएगा सुपर एलीट में। अगर जितने भी नए मॉक्स आएंगे, जितने नए आपके एग्जाम आते जाएंगे, उन सभी नए एग्जाम्स के मॉक्स जितने आएंगे, सब चीज का सब्सक्रिप्शन आपका सुपर एलीट में इंक्लूडेड रहेगा। और एलीट बस में उसी तरह केवल ओनली मॉक्स रहेंगे, सारे एग्जाम के ओनली मॉक्स आपको रहने वाले हैं। तो ये गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर में आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि अभी अगले 1-2 साल आपको तैयारी करनी है, तो जब भी इस तरह का ऑफर आए, मेगा ऑफर आए, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि आगे आपकी तैयारी चलती रहे। जितने भी नए टीचर आए, जितने भी नए कोर्सेज आए, लाइव क्लासेस आए, डाउट सेशंस आए, आपको जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में दिए जाएं, सारी चीजें आपकी कवर होती चली जाएं, सारी चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़ सको, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने दोस्तों को एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी भी तैयारी कर रहे हैं, आप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑली बोर्ड से कभी भी कोई भी टेस्ट, मॉक टेस्ट या कोर्स परचेज करते हैं, आपको कोड वहां पे यूज करना है सौरभ, ठीक है। सौरभ कोड लगाओगे, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सारे एसएससी, बैंकिंग और रेलवे के कोर्सेज में, ठीक है। चलिए तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की क्लास को, और हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। आपको साइंस बाय सौरभ सर ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, यहाँ पे पीडीएफ्स आपको मिलेंगी, तो आप ज्वाइन कर लो। यहाँ इस ग्रुप में आपको अगर कभी कोई डाउट होता है तो वो डाउट भी आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है, डाउट्स भी आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। इस ग्रुप में आपको कभी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है।
चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज डू लाइक द वीडियो। कोशिश करो कि रोज सुबह 11 बजे मैथ वाली क्लास में लाइव रहा करो, और जो आपकी शाम को 4 बजे साइंस की क्लास चलती है उस साइंस की क्लास में भी लाइव रहा करो, ताकि मजा आए। लाइव रह के पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। तुम्हें जितने डाउट होंगे वो डाउट मैं तुम्हारे क्लियर करता हुआ चलूंगा, और वाकई में बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग जाके अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहा करो। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइज, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।